जय हिंद साथियों, आप सभी का इस बेहतरीन से सेशन में स्वागत है। मेरा नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं एक बेहतरीन सा सेशन। आज की इस क्लास में हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए फिजिक्स क्लास 10th के लिए। क्लास 10th वारियर्स आज बहुत ही खतरनाक से क्वेश्चन लेके आए जो कि बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं। दोस्तों बड़े आराम से देखो, बड़े इत्मीनान से पढ़ो और मजा आएगा पढ़ने में। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बस एक बार पढ़ो और यहीं से सीख के चले जाओ। चलिए टाइम ज्यादा न गवाते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे आज, और बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे। चलिए पहला क्वेश्चन, पहले नंबर का क्वेश्चन लेके आए हम। पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। पहला क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड पर, मैं लिख देता हूं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए। अपवर्तन को समझाइए। देखो जब भी ये बोर्ड एग्जाम में आता है बेटा तो एक अच्छे मार्क्स में आता है। रीजन क्योंकि एक बेहतरीन तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप दे दिए, फिगर ड्रॉ किए और फिगर को अच्छे से समझा दिए तो अच्छा नंबर मिल जाता। होता बहुत आसान है। आपने प्रिज्म पढ़ा होगा बच्चा। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म समान कांच का एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसके दो पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए होते हैं। जो कोण होता है इसको बोलते हैं कोर। कोर या प्रिज्म का कोण बोला जाता है। इसे नॉर्मली ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एंगल को हम लोग, इस कोण को हम लोग नॉर्मली ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसके शीर्षों को नाम आप दे सकते हो, नॉर्मली एम एन ओ नाम दे दो। या तो ये प्रिज्म है एक जिसका कोण ए है। मैं समझा रहा हूं एकदम आराम से, आपको एकदम फ्री मन लगा के देखिएगा, इसको अच्छे समझ लेंगे, समझा देंगे, फिर एक्सप्लेनेशन बेहतर देंगे इसमें हम। क्या ये प्रिज्म है? किसी समान कांच के पारदर्शी माध्यम में जिसके दो पृष्ठ किसी कोण पर झुके हुए होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्रिज्म बोलते हैं। आई बात समझ? फिर देखिए होता क्या है, ये एक तल है, हम इसको बोलेंगे अपवर्तक पृष्ठ। ये इधर वाला जो पृष्ठ है इसको हम लोग बोलेंगे आपतन पृष्ठ। आपतन पृष्ठ। इधर वाले को हम लोग बोलेंगे अपवर्तन पृष्ठ। अपवर्तन पृष्ठ। बेटा होता क्या, सुनिएगा। जब कोई प्रकाश की किरण, हमने क्या किया, एक प्रकाश की किरण लेके आए, ये व्हाइट लाइट, इसको बोलेंगे व्हाइट लाइट यानी श्वेत प्रकाश। क्या होता है ये? श्वेत प्रकाश। सन से आने वाली प्रकाश की किरणों को श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट बोला जाता है। ये जहां पे हिट करती हैं इसके परपेंडिकुलर हम क्या खींचते हैं बेटा? एक नॉर्मल खींचते हैं, यानी अभिलंब खींच देते हैं। ये क्या खींच दिया गया? एक नॉर्मल खींच दिया गया, अभिलंब खींच दिया गया। होता क्या है बेटा, हमको पता है यहाँ पे है एयर, और ये किसका मीडियम है? ग्लास का मीडियम है, यानी कांच का माध्यम है। और हमको अच्छे से पता है कि ये विरल होगी, ये सघन होगी। अच्छा, विरल और सघन हमेशा एक दूसरे के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, आप अच्छे से जानते हैं इसको। यानी एक दूसरे के सापेक्ष हम रिलेट में हमेशा विरल और सघन को देखेंगे तो कांच जो होगा हवा से सघन होगा। आई बात समझ में? तो हमने क्या पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो बेटा जाना चाहिए इसको ऐसे, जाना चाहिए इसको ऐसे। हम इसके नॉर्मल को एक्स और एक्स डैश नाम दे देते हैं। जाना चाहिए इसको कैसे बेटा? ऐसे जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होती है, ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या हो जाती है बच्चा? झुक जाती है। और ये कहां जाके हिट करती है? मान लो ये कोई पॉइंट है P और इसको हम नाम दे देते हैं, कोई पॉइंट है ये Q, ठीक है। यहाँ पे जाके हिट करती है। अब क्या होगा सुनिएगा, ये ग्लास है, इधर भी एयर ही है ना, हवा है। तो ये क्या होगी? निकलेगी। जाना चाहिए इसको सीधे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। लेकिन अगर हम इसके तल के अभिलंबवत जो है, लंबवत नॉर्मल रे खींचे तो कुछ नॉर्मल रे ऐसे आएगा, ठीक है। ये इसको y और y डैश नाम दे दें इस नॉर्मल को, तो ये क्या होगा बच्चा? जाना चाहिए इसको ऐसे, लेकिन ये सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ऐसे चली जाएगी। और इसको बोलते हैं निर्गत किरण। निर्गत
किरण, ठीक है, निर्गत किरण या डेविएशन रे, डेविएशन रे बोलेंगे इसको, ठीक है, निर्गत किरण, और इसको हम यस से दिखा देते हैं। मेरी बात आराम सुनिएगा, ये फिगर आपके दिमाग में बन जाना चाहिए अच्छे से कि हमने क्या किया। सबसे पहले कोई एक प्रकाश की किरण जिसको व्हाइट लाइट बोलते हैं उसको लेके आए और प्रिज्म के आपतन पृष्ठ पर हमने हिट करवाया, जो कि बिंदु P पर हिट किया, और इसके अभिलंब से, अभिलंब पर यक्स और यक्स डैश से इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन ये क्या होती है बेटा, विरल से सघन में आने के कारण ये अभिलंब की ओर झुक जाती है और ये कहां जाके हिट करती है, Q बिंदु पर हिट करती है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सघन से विरल में जा रही है तो जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये अभिलंब से दूर हटके चली जाती है और हम क्या देखते हैं, एक डेविएशन रे यानी कि निर्गत किरण प्राप्त होती है। इसी कंडीशन को बोलते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम सिंपल तरीके से आप लिखना चाहो तो इसमें जो है इसका एक्सप्लेनेशन लिख दीजिए, यानी कि इसको समझा दीजिए कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। हेडिंग डाल के ऐसे लिख दीजिएगा कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, चलो ये इसमें लिखेंगे क्या, मैं बोल दूं, आप आराम से लिख लीजिए, बोल दे रहा हूं मैं कि होता क्या है बेटा, सुनिएगा। कोई प्रिज्म जिसके आपतन पृष्ठ पर कोई व्हाइट लाइट यानी प्रकाश की किरण, ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, लिख देते हैं, चलो लिखो, किसी प्रिज्म के अपवर्तक नहीं, आपतन पृष्ठ पर कोई श्वेत प्रकाश की किरण बिंदु P पर आपतित होती है, बिंदु P पर आपतित होती है। यदि बिंदु P के लंबवत खींचा गया अभिलंब x और x डैश हो तो हवा के माध्यम से कांच के माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुककर झुककर जाती है और प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु Q पर आपतित होती हैं, पृष्ठ के बिंदु Q पर आपतित होती है, ठीक है। बिंदु Q के लंबवत खींचा गया अभिलंब y डैश हो तो ठीक है, कांच से हवा में जाने पर प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हटकर
दूर हटकर जाती है और हमें निर्गत किरण प्राप्त होता है। निर्गत किरण, डेविएशन रे प्राप्त होता है। ठीक है, यही क्या है बेटा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। लिख लीजिए एकदम आसान तरीके से, नॉर्मली समझ लो फिगर क्या कह रहा है, उसके बाद अपने से एक्सप्लेन करो बहुत अच्छे ढंग से। नोट कर लीजिए इसको इतना, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, हो गया होगा बेटा, वीडियो रोक के आप नोट कर लिया करो एकदम आराम से। और मैं आगे चलता हूं, ठीक है, खत्म कर दें इसको। वीडियो रोको, नोट करो अच्छे से, नोट्स बनाओ और इन्हीं को तैयार कर लो। जितना मैं करा दूं क्लास 10 के बच्चों, केवल उतना तैयार कर लो आप। फिजिक्स में एक भी छोड़ के नहीं आओगे आप, मेरा वादा है। चलो चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 10 क्वेश्चन कराएंगे आपको इसमें, अच्छे 10 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुछ न्यूमेरिकल भी लाएंगे इसमें, मतलब ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में आना ही आना तय होता है 100%, किसी ना किसी सेट में जरूर मिलेंगे। तो बेटा लोग, आप लोग आराम से पढ़िए, पढ़ते रहिए मन लगाकर। मैं संजीव आपका दोस्त बहुत ही आसान तरीके से आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे समझाऊंगा। और यदि आप किसी भी क्लास के बच्चे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको हर टाइप की फिजिक्स यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक तरीके से बेटा। अगर आप क्लास 8th या 7th वगैरह के हैं तब भी आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि आपके भी चैप्टर में कुछ टॉपिक मिल जाते हैं जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा। मन लगा के पढ़ो बच्चा, अच्छे से ड्रीम अपना बड़ा बनाओ, बहुत अच्छी मेहनत करो, क्योंकि आपकी मेहनत ही है जो आपको ऊपर लेके जाएगी। और भी कोई चीज किसी इंसान को आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। ये दूसरा क्वेश्चन, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा देखो, ये क्वेश्चन आएगा तो है किसी ना किसी सेट में, लेकिन एक रीजन ये है कि ये क्वेश्चन सबसे बेहतर ये है कि मतलब बिना एफर्ट के, बिना ज्यादा मेहनत के आपको अच्छा नंबर देके जाएगा। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर ये आए तो अच्छे नंबर में आते हैं, मतलब फिर तो कुछ करना ही नहीं, झिंगा लाला, सब कुछ मस्त एकदम। तो आप करते हैं इसको एकदम आसान तरीके से समझते हैं इसको। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, पहले नॉर्मली मानव नेत्र, ह्यूमन आइज के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, होता क्या है मानव नेत्र, नॉर्मल तरीके से मानव नेत्र के बारे में। बेटा ह्यूमन आइज, सॉरी मेरी थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग तो समझदार हो, समझ जाओगे, है ना। तो ह्यूमन आइज में क्या होता है बच्चे, मानव नेत्र एक प्रकार का प्राकृतिक लेंस है जो कि उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, कैसा करता है बेटा, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी ये इसमें कॉन्वेक्स लेंस की तरह ये वर्क करता है आपका ह्यूमन आइज। ठीक है, और इसकी जो रेटिना वगैरह होते हैं, सारी चीजें ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन की परत से बने होते हैं ये सारी चीज। इसमें आंख में आपका पुतली देख रहे हो आप, कुछ भी नॉर्मली आई समझते हैं इसको। और मानव नेत्र की निकट बिंदु, इसकी निकट बिंदु ये होती है बेटा 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु अनंत तक होती है, यानी आप कम से कम 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकते हैं और अधिक से अधिक अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, ये समझ लो। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, आप दोनों आंख से, किससे, दोनों आंख से, ठीक है, कितने एंगल देख पाते हो, है ना। जैसे ऐसे करो, आप घर पे अगर पढ़ रहे हो तो ऐसे करो, ऐसे, तो आप देखोगे यहाँ पे रखो अपना हाथ, सीधे देखो तो आपको आपका हाथ दिख रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा पीछे लेके जाओ तो नहीं दिखेगा, है ना। यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग दोनों आंख से बेटा 180 डिग्री देख पाते हैं। दोनों आंख से कितना देख लेते हैं, 180 अंश, दोनों आंख से ना, इतनी चीजें। पर फोकस केवल एक ही पॉइंट पे होता है, नॉर्मली देखते हैं हम लोग 180 डिग्री सारी चीजें, लेकिन जहां पे फोकस होगा वही तो क्लियर दिखता है, बाकी सारी चीजें ब्लर दिखाई पड़ती है कि नहीं, आप जानते होंगे इतने, है ना। चलिए, मेरी आवाज क्लियर है, मैसेज कर दीजिए भाई। और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे तो प्लीज
और अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिए और मस्त एकदम तरीके से सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, है कि नहीं। और अगर मुझे जानते हैं तो प्लीज अपनी एंट्री जरूर करा दीजिएगा, है ना, कि सर हम भी पढ़ रहे थे ना, मैसेज कर दिया करो यार, अच्छा लगता है देख के, थोड़ा सा सुकून मिलता है, बाकी और कुछ तो अभी मिलना नहीं है लेकिन सुकून मिलता है, ठीक है। आप लोग को पढ़ा के बहुत अच्छा लगता है। बेटा दोनों आंख से हम कितना देख लेते हैं? 180। अच्छा एक आंख से कितना देखेंगे? एक आंख से, बहुत अच्छा सवाल। एक आंख से हम कितना देखेंगे? सर जाहिर सी बात है, दोनों आंख से 180 तो एक आंख से, अरे ना ना ना, जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है बाबू। लेकिन आप सोचो कि नहीं सर ये दोनों आंख से 180 तो एक आंख से 90, ना बच्चा ना। आप कोशिश करो, चलो इतना ढको, आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं, बस दिखता कितना नहीं, थोड़ा सा। यानी हम एक आंख से 150 डिग्री देखते हैं, 150 डिग्री देखते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हम एक आंख ढक ले तो केवल 30 डिग्री यानी 30 अंश हमको नहीं दिखाई पड़ता, 180 दिखाई पड़ते हैं। सर ये तो लॉजिक खतरनाक है। बेटा ढक के देख लो, आप, आपकी आंख है ना, तो बस। और हो गया, इतनी सी बातें, नॉर्मल सी बातें हैं, इतनी इतनी बातें आपके इसमें कभी न कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेता है। ज्यादा तक ये पूछता है, ये पूछता है, ये बहुत कम पूछता है, पूछेगा तो नॉर्मली आप बता सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करते हैं, यानी एक बढ़िया सा इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले देखो हम करते हैं सचित्र वर्णन। बस नॉर्मली आप समझो, केवल आपको पेन ऐसे चलाना है ना। सबसे बाहर वाली है इसको बोलते हैं दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो मैं बना रहा हूं, आराम से सीख लीजिएगा यहाँ पे, है ना, एकदम आराम से, और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि आ गया तो अच्छे नंबर का आएगा। इसको बोलते हैं बेटा रक्तक पटल, रक्तक पटल, ठीक है। इसके बाद होता है इसी में समझ में आ रहा है ना सबको एकदम अच्छे से, मस्त समझ में आ रहा, थम्स अप कर दीजिए दोस्तों। इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। आई बात समझ में? मतलब आप दिखा सकते हैं ऐसे। नॉर्मली स्ट्रक्चर जो होता है ये क्रियात्मक स्ट्रक्चर है, यानी फिजिकल के फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूं, बायोलॉजी के अकॉर्डिंग मत देखिएगा इसको, है ना। फिजिक्स वाले हमको इसकी प्रोसीड्यूड को पढ़ाएंगे, यानी क्रियाविधि को पढ़ाएंगे, इसीलिए यहां पे होता है बच्चा इसका पीत बिंदु। पीत बिंदु इसको बोलते हैं येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। और यहां पे होता है बेटा इसका अंध बिंदु, अंध बिंदु इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? ठीक है, चलो ये हो गया बेटा मेन और मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज, मैं ह्यूमन बार बार बोल देता हूं, बुरा मत मानिएगा आप लोग। मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं बच्चा? कॉर्निया। सर बहुत सही, ये वही कॉर्निया है जब हम नेत्रदान करते हैं। हम, आप कोई भी नेत्रदान करता है, नेत्रदान सबसे बड़ा दान माना जाता है बेटा, क्योंकि अपनी आंखों के सहारे से आप दुनिया किसी को देखने का मौका देंगे, ये सबसे बड़ी। जो नेत्रदान अब तक कर चुके हैं उनको मेरा सैल्यूट है। आप लोग महान हस्ती हैं। आपने दुनिया भले आपको नहीं जानती होगी, लेकिन आप अपने आप में खुश रहिएगा दोस्तों, बहुत अच्छी चीज है। नेत्रदान, हालांकि वो भगवान को प्यारे हो गए होंगे सॉरी, लेकिन कहीं ना कहीं तो होंगे ही। देखो ये होती है बेटा इसमें, इसको बोलते हैं, एक मसल्स है, इसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। क्या है ये? आइरिस। अच्छा मेरी बात सुनिएगा, मैं अभी सारे चीज के बारे में आपको बता देता हूं, कि और मैं लिख दे रहा हूं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ये है यहाँ पे, इसको बोलते हैं पिपुल्स या पुतली या नेत्र तारा, या क्या बोलेंगे? नेत्र तारा। मतलब पिपुल्स, पुतली या नेत्र तारा, कई चीज बोल सकते हैं। उसके बाद देखो इसमें होता है आई लेंस, यानी कि ये क्या है? लेंस है, नेत्रिका लेंस। क्या बोलते हैं इसको? नेत्रिका लेंस है, ये आई लेंस बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया आपको? फिर एक चीज बचता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं बेटा ऑप्टिकल नर्व, यानी कि प्रकाशिक तंतु।
प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल नर्व, ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं इसको। आई बात समझ में कि नहीं इतनी चीज। और इसमें भरा होता है बेटा कचाव द्रव। क्या भरा होता है इसमें? कचाव द्रव, कचाव द्रव, कचाव द्रव भरा होता है इसमें, ठीक है। और इसमें भी द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं जलीय द्रव, ठीक है। चलिए अब मेरी बात सुनिएगा, मैं एक चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ जाइएगा आराम से। दृढ़ पटल क्या होता है बेटा? दृढ़ पटल हमारे आंखों की बाहरी परत होती है, जो व्हाइट वाला दिख रहा है। ये आंखों को बाहरी, मतलब कि ये आंख के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। दृढ़ पटल क्या होता है? आंख का बाहरी अंग होता है, बाहरी परत होता है, जो कि आंख के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। रक्तक पटल क्या होता है बेटा? कोराइड बोलते हैं इसको। रक्तक पटल को कोराइड बोला जाता है, और इसको सिलरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। दृढ़ पटल को। रक्तक पटल क्या होता है? हमारी आंख की एक ऐसी परत जो कि आंख में आने वाली प्रकाश को अवशोषित करती है। ये क्या करती है? आंख में आने वाले प्रकाश को अवशोषित करती है। अगर आपने कभी कोई जादुई धारावाहिक देखा हो, जैसे बालवीर वगैरह ना, तो आपने देखा होगा कि जो बुरी परी और अच्छी परी ऐसा कुछ होती हैं, चुड़ैल भूत भूत वाली अगर कहानी कभी देखी हो, सुनाएंगे नहीं, सुनो। अगर आपने कभी ऐसी कहानी वगैरह मूवी देखी हो या तो धारावाहिक देखी हो, तो आपने देखा होगा कि उनकी आंख से जादू निकला करता है कि नहीं। अगर हम लोग के पास ये रक्तक पटल ना हो अपनी आंख में, तो हमारे आंख से भी हमेशा क्या निकलेगी? लाइट की रे निकलेंगी, लाइट की किरणें निकलेंगी। सामने वाले को पता चल जाएगा हम क्या देख रहे हैं, है कि नहीं। और ये गलत बात है कि नहीं। हम लोग पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, और ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं, तगड़ी मारपीट। और रेटिना क्या है बेटा? जो हम लोग देखते हैं उसका चित्र हमारी रेटिना पर ही बनता है, यानी हम लोग जो कुछ देखते हैं उसका चित्र कहां बनता है? रेटिना पर। और पीत बिंदु क्या होता है? येलो स्पॉट क्या होता है बच्चा? हम जब कोई भी चीज को देखते हैं तो हमने देखा होगा कोई एक ऐसी चीज है, एक ऐसा पॉइंट जब पढ़ते हैं तो कुछ एक ऐसा अक्षर जो क्लियर दिखाई पड़ता है, एकदम क्लियर दिखाई पड़ता है, उसी को बोलते हैं येलो स्पॉट, पीत बिंदु। यानी हम कह सकते हैं पीत बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है। उसके बाद आता है अंधबिंदु। अंधबिंदु क्या होता है बेटा? अंधबिंदु, ब्लाइंड स्पॉट, आंख का ऐसा भाग होता है जिसकी सुग्राहिता, इसकी सेंसिटिविटी, प्रकाश की सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, यानी यहां पे बनने वाला प्रतिबिंब हमको एकदम नहीं दिखाई पड़ता। मतलब अंध बिंदु पर बनने वाला प्रतिबिंब हमको एकदम से दिखाई नहीं पड़ता। और कभी कभी हमारे एंगल के चेंज होने पर भी ये दिखाई नहीं पड़ता। कोई भी ऑब्जेक्ट समझ लो, उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा होता है बेटा? अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट पे बन रहा होता है। समझ में आया कि नहीं आया इतनी चीजें? अगर मैं आपसे बोलूं बच्चा कि जब कभी हमारे आंख में अचानक से कहीं से प्रकाश आ जाए, तो जो लाइट एब्जॉर्ब करता है ना, वो अंध बिंदु ही है। कुछ देर तक सब कुछ ब्लैक ब्लैक दिखने लगता है। समझ में आया इतनी चीजें? फिर आ जाओ बच्चा कॉर्निया पे चलते हैं। कॉर्निया क्या होता है? आंख का सबसे बाहरी वाला भाग है जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। मेरी आंखों में डूब के देखो, आपको दिखाई पड़ेगा। आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार मेरी आंखों में दिख रहा होगा। आपको कुछ गलत मत देखिएगा मेरी आंखों में, बस आप अपने लिए प्यार देखिएगा, ढेर सारा प्यार, अथाह प्रेम लेके आया हूं मैं आपके लिए। अब इतना प्यार की क्या बताऊं मैं, कैसे बयां करूं मैं अपने प्यार को। तो कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, वही क्या है? कॉर्निया। अब बेटा इसका काम क्या होता है? हमारी आंखों में आने वाले प्रकाश को यही अंदर लेके आता है, और ये आंखों में आने वाले धूल आदि छोटे छोटे कणों से हमारी आंखों को बचाता है। आई बात समझ में कि नहीं? उसके बाद पीपुल्स और नेत्र तारा क्या होता है बेटा? ये क्या करता है ना, एकोमोडेशंस का काम करता है, समायोजित करता है किसको? प्रकाश को। जैसे मेरी बात सुनिएगा, ढेर सारा प्रकाश आ जाए सामने से, तो हमारी कंडीशन क्या होगी? हम आंख को सुकून लेते हैं ना, ऐसे धूप में निकलो, धूप में सन को देखो आप, तो आप देख पाओगे इसे ऐसे करके, है ना? नहीं देख पाओगे ना, क्योंकि वहां पे ज्यादा प्रकाश, अब ज्यादा प्रकाश को तो ये आने नहीं देगा। ये कह रहा है बेटा आंख को छोटी कर लेगा। और जैसे आपको कहीं मम्मी भेज दी, कमरे में जाओ, ये लेके आओ, लाइट नहीं है, आप कैसे देखते? ऐसे आंख बड़ी करके देखते है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हो आप यहाँ पे कि बच्चा ये क्या करता है? प्रकाश को समायोजित करता है। कम प्रकाश में फैल जाता है, अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है। नेत्र तारा है। आइरिस क्या होता है बच्चा? आइरिस के दो काम होते हैं। पहला काम क्या होता है? ये आंखों के कलर के लिए होता है, पहला काम। यानी कि आपने देखा होगा अक्सर से किसी की आंखें भूरी है, किसी की नीली है, किसी की काली है ना?
ऐसे देखा होगा आपने। तो ये जो आंखों कलर होता है वो आइरिस के कारण होता है। दूसरा काम होता है, इसी के सहारे नेत्रिका लेंस टिका हुआ होता है। और जब एज बढ़ती है इंसान की, एज बढ़ती है इंसान की, मानव की, तो आपने देखा होगा उनकी आंखों में ढेर सारा परिवर्तन हो जाता है, उनकी विजन दृष्टि कम हो जाती है, उनको दिखना कम पड़ जाता है, मोतियाबिंद जैसी समस्याएं होने लगती हैं। और कम दूरी या अधिक दूरी दिखने पर ये क्या होती है बच्चा, इस यही मांसपेशियां क्या करती हैं, ये कभी कभी सिकुड़ के ढीली पड़ जाती हैं और लेंस आई लेंस थोड़ा बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। बच्चा देखो, आंख में किसी प्रकार की प्रॉब्लम किसी इंसान को कभी नहीं होती है, बीमारी नहीं होती है, केवल वो एज डिस्ट्रैक्शन के कारण, एज के कारण ऐसा कुछ होता है कि उसको पास की वस्तु और दूर की वस्तु दिखने में प्रॉब्लम होती है, फिर उसको चश्मा लगा के दूर किया जाता है। तो वही बताएंगे अभी कैसा क्या होता है, समझ में आया कि नहीं। आई लेंस क्या होता है, फिर नेत्रिका लेंस, यही क्या करता है, आने वाले प्रकाश का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में सहायक होता है। सबसे सबसे अहम चीज तो है ऑप्टिकल नर्व प्रकाशित तंतु। इसका काम क्या है सर, मेरी बात सुनिएगा आराम से बेटा। ये आंख की नसें होती हैं जो सीधा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं। कहां से कनेक्ट होती हैं, ब्रेन से। हमारे ब्रेन में ढेर सारे पार्ट होते हैं, एब्लोन, मेडुला और पोन्स वोरेलाई, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेब्रम, ये सारे पार्ट होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है। और जो हमारे दिमाग में किसी चीज का चित्र बनाते हैं, ये क्या करते हैं ना, जैसे हमने देखा, मान लो मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कुछ कहूं, जैसे यहां पे देखो, मैं क्या दिखाऊं आपको, चलो नॉर्मली मैं बता दूं, जैसे मान लो किसी देश के प्रधानमंत्री आ गए जिसके बारे में आप नहीं जानते, या तो कोई नॉर्मली आदमी आ गया जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, है ना, आप नहीं जानते हैं, तो भैया उसका फिगर तो बन गया आपके दिमाग में, लेकिन आप ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये कौन है ना, ये गोवर्धन है या गजोधर है ना भाई साहब, तो कौन है ये कौन डिसाइड करेगा। तो भैया हम तो फिगर बना लिए, कोई भी चीज देखते हो नई नई चीज तो बन तो जाता है, लेकिन वो कैसे पता चलेगा कि वो क्या है। तो ये क्या करता है बच्चा, हमारे दिमाग में जो चित्र बना हमारे रेटिना पे, उसका फिगर हमारे ब्रेन में लेके जाता है। ब्रेन क्या करता है, थोड़ी देर के लिए इसको समझता है और तुरंत ही मैसेज देता है, हम इसको नहीं जानता, हम इसको नहीं जानता, एकदम नहीं जानता। अगर जानता है तो ये बताएगा कि आप इसको जानते हो, कहीं पे देखो। जैसे कभी होता ना, यार मैं तो इसको कहीं देखा हूं, कहीं देखा हूं, और समझ में नहीं आता कहाँ देखा हूं यार, कौन से दावत में देखा था इसको यार, बहुत तगड़ा लग रहा था भाई, लग रही थी कुछ ऐसा, है ना। तो ऐसा समझ में आता है। तो वहां पे इसका काम क्या होता है, हमारे आंखों में बनने वाले प्रतिबिंब को हमारे दिमाग में लेके जाना, मतलब ये एक मैसेज की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। प्रकाशिक संचार को हम विद्युत मैग्नेट यानी चुंबकीय, वैद्युत चुंबकीय उसमें कन्वर्ट करता है, यानी कि ऑप्टिकल ऑप्टिकल क्या बोला अभी, मैं बोला था कुछ, हाँ चलिए ऑप्टिकल नर्व का काम है। समझ में आया कि नहीं। चलो ये ह्यूमैनाइज्ड हो गया, नोट कर लो जल्दी से ना, तब तक थोड़ा मैं चेक कर लेता हूं मेरा वीडियो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए हो गया होगा दोस्तों, नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। तो काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, आप पढ़ के जाइए, थोड़ा थोड़ा सारी चीज सही हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। चलो फिर देखिए, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, तीसरा क्वेश्चन बेटा, ये क्या कह रहा है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है।
वर्ण विक्षेपण। आइए समझते हैं वर्ण विक्षेपण क्या होता है। मेरी बात सुनिएगा, वर्ण का मतलब होता है बेटा रंग, और विक्षेपण का मतलब होता है अलग अलग होना। क्या होना? अलग अलग होना, यानी रंगों का अलग अलग होना, इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। अब मेरी बात सुनिएगा, हम श्वेत प्रकाश, सुनिए बच्चा, जैसे व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश है ना, क्या है? व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, सन से आने वाली किरण। ठीक, हमको क्या, हमको ये नॉर्मली पता है कि इसमें आने वाले 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? मेनली कलर 7 कलर होते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश में हम इनको कैसे अलग करते हैं, मेरी बात सुनिएगा। तो ये न्यूटन सर ने बताया था कि हम श्वेत प्रकाश को कैसे अलग कर सकते हैं। मेरी बात सुनिएगा, ये हमने प्रिज्म लिया, हमको क्या करना है? प्रिज्म में हमने श्वेत प्रकाश को ऐसे हिट कराया। बेटा सुनिएगा आराम से इसको, तो ये क्या होगा? जाना चाहिए इसको, ऐसे हमने देखा था ना। लेकिन होता क्या है बेटा, अपने अपने अपवर्तनांक के कारण सारे रंग क्या हो जाएंगे? डेविएट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यहीं से हम क्या देखेंगे कि ये कलर होगा रेड, ये कलर होगा वायलेटी यानी बैगनी। यानी सबसे कम कौन डेविएट होगा? लाल रंग। किसका विचलन कोण सबसे कम होगा? लाल रंग का। किसका विचलन कोण सबसे ज्यादा होगा? तो वो होगा किसका बेटा? बैगनी कलर का। किसका? इंडिगो, बैगनी का। मेरी बात सुनिएगा आराम से, ठीक है। होता क्या है, सारे कलर अपने अपने अपवर्तनांक के कारण अलग अलग कोण पर डेविएट हो जाते हैं, और इसी को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, ये वायलेटी, इंडिगो, चलिए 7 कलर होते हैं, है ना। तो याद रखेंगे सबसे ज्यादा कौन विचलित होगा? वायलेटी यानी बैगनी, हाँ वैलिटी यानी बैगनी सबसे ज्यादा होगा, और लाल रंग सबसे कम विचलित होगा। समझना इसको आराम से। और श्वेत प्रकाश में कितने कलर होते हैं बेटा? 7 कलर होते हैं। क्या होते हैं? सुनिएगा, विब ग्योर से इसको समझेंगे। विब विब एक मिनट विब ग्योर। ठीक, ये क्या है? बैगनी। ये क्या है? जामुनी। ये क्या है? नीला। ये क्या है? हरा, पीला, नारंगी, नारंगी और लाल। आई बात समझ में कि नहीं? यहाँ पे सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी कलर, सबसे कम विचलित होता है लाल कलर। आई बात समझ में? ठीक है, सबसे अधिक। अब इतना समझ लो, इसको बोलते हैं क्या? श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी कि सभी रंगों का अपने अपने अपवर्तनांक के कारण अपने अपने विचलन कोण पर अपवर्तित होना, यानी कि अलग अलग होना। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? वर्ण विक्षेपण। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए इसको। चौथे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चौथा नंबर करते हैं उसको। ये खत्म कर दें, लिख लीजिएगा इसको आराम से। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन करते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? यहां पर समझो कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर
की दूरी तक देख सकता है। देखो एक सवाल लिख देते हैं, चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, एक मिनट, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट, इसमें भी नहीं है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं हम ना। देखो दोस्तों क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष से, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति, पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, देख सकता है। सही दृष्टि के लिए, सही दृष्टि के लिए, सही दृष्टि के लिए लेंस की प्राकृति, लेंस की प्राकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए, गणना कीजिए, कीजिए। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। चलिए करते हैं। देखो क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट में कोई दोष नहीं बेटा, दोष कहाँ है, दूर में दोष है। ठीक है, इसका मतलब समझिएगा कि 10 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, यानी जो प्रतिबिंब बन रहा है बेटा उसके, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी तक बन रहा है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्राकृतिक फोकस दूरी, अगर वस्तु को हम लोग -25 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें तो हमको क्या होता है, वस्तु नहीं दिखाई पड़ता। इसका मतलब कम से कम वो इतना देख पा रहा है, यानी बहुत नजदीक उसको दिखाई पड़ रहा है, दूर नहीं दिखाई पड़ रहा है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हमसे फोकस दूरी पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे और निकालते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, इसमें लेंस वाला ही फार्मूला लगता है। तो 1/f हमको निकालना है, 1/v की जगह -10 और माइनस u की जगह -25। बेटा 1/f बराबर 1/-10 माइनस माइनस प्लस 1/ कितना आ गया, 25। 25 और 10 का एलसीएम निकाल लीजिए बेटा, कितना आएगा, 1/f बराबर 1/-10 प्लस 1/25। 25 और 10 का एलसीएम निकालो तो शायद 50 आएगा। 10 50 माइनस का 5 और प्लस का 25 दूनी 50, 2 आ गया। तो 1/f बराबर माइनस का 3/50। अगर f निकालोगे तो 50 बटे माइनस का 3 आ जाएगा। 3 से भाग दे दो बेटा इसको तो कितना आएगा, ध्यान से देखो, 3 एक कम 3, 2 आया। ठीक है, 0 उतार दो, 3 छंग 18 आ गया। 2 पॉइंट लगाओ फिर 0, 3 छंग 18, यही आता जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, 7 लिख देंगे, यानी फोकस दूरी आ गई माइनस का 16.67 सेंटीमीटर। ये आ गई फोकस दूरी, 16.67 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी आ गई। अच्छा एक चीज और, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सदैव हम कौन सी प्राकृति का लेंस लेते हैं बेटा, तो अवतल लेंस का यूज करते हैं हम लोग। किस लेंस का, अवतल लेंस का। और हमने क्या, फोकस दूरी अभी हमने ये ज्ञात कर ली। ठीक है,
अब फोकस दूरी व क्षमता की गणना करना है। अगर ये आ गया क्षमता, ये निकाल लेते हैं। क्षमता के लिए फार्मूला P बराबर 1/f होता है कि नहीं होता बच्चा? ठीक है, तो P बराबर 1/f की जगह रख देंगे 16.67। तो P निकालने के लिए यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा और नीचे आ गया इतना। अगर आप इसको सॉल्व कर लेना आराम से तो P का मान आपका आ जाएगा 0.016, इतना लिख देना, डायोप्टर में आ जाएगा। ये क्षमता आ गई। आई बात समझ में कि नहीं? और ये भी क्षमता भी माइनस में आएगी क्योंकि फोकस दूरी माइनस में है। नोट कर लीजिए, ये 4 क्वेश्चन हुए आपके और उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। बेटा मन लगा के पढ़ते रहिए। आइए 5वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना इतना? चलो खत्म कर दें पूरा, नोट कर लो अच्छे से। आइए 5वां क्वेश्चन करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है और मन लगा के पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा बेटा। उम्मीद करता हूं मैं बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन लिखो, समझो और करते चलो। क्वेश्चन लिखो, नोट्स बनाते चलो। कुछ भी पढ़ो इस टाइम पे, कुछ नहीं करना, सिंपली केवल नोट्स बनाओ। एक बार पढ़ो, आप एक बार रिवीजन करो यहां से, बस सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें एकदम साफ हो जाएंगी। चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये क्या कह रहा है, मतलब इसके सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बड़े छान के लेके आए एकदम अंदर से, है ना, निकाला है। दिया गया है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग, कह रहा है किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। काले कागज से ढक दिया गया है, ढक दिया गया है। ठीक, यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। कह रहा है यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा, ये पूछ रहा है आपसे। अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। आइए करते हैं इसको। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग, मान लो कोई एक उत्तल लेंस है, ये क्या है बेटा, कोई एक उत्तल लेंस है। इसके आधे भाग को हमने, ये आधा भाग ले लिया, अब इसको काले कागज से ढक देते हैं। क्या कर दें इसको, काले कागज से ढक दे। अब यहाँ कागज चिपकाने से अच्छा है हम काले मार्कर से क्या कर दें, इसको पेंट कर दें, है कि नहीं। ये हमने क्या किया, हमने काले कागज से इसको पेंट कर दिया। ठीक, हमने इसको काले कागज से पेंट कर दिया। बड़े आराम से समझो, ये सारे क्वेश्चन हैं। ये मत देखो कि टाइम कितना लग रहा है, बेटा मन लगा के पढ़ो इस टाइम पे। क्लास 10 के योद्धाओं, आपका पेपर है, अच्छा हो जाए उम्मीद करते हैं। लेंस को हमने ढक दिया, ठीक है। कह रहा है किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा। बेटा सुनिए, काहे नहीं बनाएगा भैया, जरूर बनाएगा ना। आओ देखते हैं बना पाएगा कि नहीं, बना के देख लेते हैं ना। एक ऑप्टिकल पॉइंट है, इसको P से लिख देते, ना दिख रहा इसको ऊपर लिखते हैं, कि नहीं। इसका ये है फोकस, इसका ये है वक्रता केंद्र, ये है इसका फोकस, ये है इसका वक्रता केंद्र। हमने मान लो ये कोई वस्तु रख दी, कोई बिंब रख दी। क्या रख दी बच्चा, ये बिंब है, ठीक है। यहां से कोई प्रकाश की किरण गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
प्रकाश किरण कैसे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये कहां से जाएगी बेटा, ये जाएगी फोकस से, ये फोकस से चली गई, है ना। दूसरी किरण हम लेके जाते हैं ऑप्टिकल पॉइंट से, ये देखो, तो ये चली गई। हमने क्या देखा, हमने देखा कि प्रतिबिंब बन रहा है, थोड़ा सा प्रतिबिंब जो है, चलो बस हमको ये समझना है प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बन रहा है इससे हमने पूछा नहीं है, नॉर्मली ये बन गया प्रतिबिंब आपका, ठीक है, ये बन गया प्रतिबिंब। तो हमने क्या देखा, प्रतिबिंब बन रहा है ना, प्रतिबिंब क्या हो रहा है, ये प्रतिबिंब बन रहा है बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्रतिबिंब बनेगा, उत्तर इसका क्या होगा, उत्तर हम लिखेंगे प्रतिबिंब प्राप्त होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। अब परंतु, परंतु, किंतु, परंतु लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा बेटा, परंतु प्रतिबिंब की तीव्रता, इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, कम होगी, मतलब जितना चटक प्रतिबिंब बनना चाहिए उतना चटक नहीं बनेगा, थोड़ा सा कम चटक बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसमें क्या लिखोगे आप, नॉर्मली समझ लो बेटा कि प्रकाश, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें जब लेंस से होकर गुजरेंगी तो लेंस, कुछ किरणें स्पष्ट रूप से निकल जाएंगी, परंतु कुछ किरणें लेंस से नहीं निकल पाएंगे, जिसके कारण प्रतिबिंब तो स्पष्ट प्राप्त होगा, परंतु क्या बनेगा, तो उसकी तीव्रता कम होगी। आई बात समझ में कि नहीं, नोट कर लीजिए इतना, समझ में आया हो तो। चलिए 6वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं, मतलब एक क्वेश्चन कराएंगे बेटा, बड़े आराम से पढ़ो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये खत्म कर दें, जगह है क्या, इधर कर लेते हैं, बाद में फिर उसको खत्म वगैरह करेंगे। आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, कोई बिंब, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी के 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, दूरी के 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर, प्रकाश किरण आरेख खींचकर, खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब, बनने वाले प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, की स्थिति, साइज, साइज तथा प्राकृति ज्ञात कीजिए, प्राकृति ज्ञात कीजिए। चलो एक सवाल है 6वें नंबर का, अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब। अच्छा, हम लोग बिंब की लंबाई को O से लिखते हैं या H1 से लिखते हैं या H से लिखते हैं, ठीक है। O से ये कितना है, 5 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी है बेटा, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, यानी U का मान कितना है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज वगैरह ज्ञात कीजिए। तो इसमें लेंस नहीं लिखा क्या कहीं, अभिसारी लेंस से, सॉरी हमने अभिसारी लेंस लिखना भूल गए, फोकस दूरी के अभिसारी लेंस से, यहां पे लिख लेना अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा। अभिसारी लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस बेटा, ठीक है, उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, ठीक है। तो यहां पे आपसे पूछ रहा है किरण आरेख बनाना है, पहले किरण आरेख ही बना ले क्या। यहाँ पे किरण आरेख के लिए देखो, नॉर्मली हम क्या करेंगे, ये एक लेंस बनाएंगे अभिसारी प्रवृत्ति का, ये P है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है,
ये बिंब रखा हुआ है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, लिख दे रहा हूं मैं नॉर्मली, और 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जाता है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है बेटा, ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर फोकस है ये, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा जाता है, यानी कि ये कहीं वक्रता केंद्र, ये जो है वक्रता केंद्र से यहाँ पे नहीं रखा होगा, वक्रता केंद्र हो गया यहाँ पे कहीं रखा होगा, है ना ये। हाँ, अब कह रहा है कि खींची, मतलब ये बना रहे हैं, उसको पहले कर लेते हैं। तो बेटा देखो 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u लिख दो। 1/f की वैल्यू 10 है और प्लस में होगी 10 लिख दो, बराबर, अच्छा सॉरी इधर है ना, माइनस में होगी फोकस दूरी बेटा, माइनस में होगी फोकस दूरी। हाँ नहीं 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 नहीं, इसकी फोकस दूरी प्लस में होगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, सॉरी इधर होता है फोकस दूरी इसका, ठीक है। चलो देखो ध्यान से देखो, फिर से देखो, फिर कह रहा है कि 1/v हमको फाइंड करना है, माइनस u का मान माइनस का 25 ले लेते हैं, तो 1/10 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/25 हो गया। बेटा इसको इधर लेके चले आओ तो ये हो जाएगा 1/10 और इधर आएगा माइनस का 1/25 बराबर 1/v हो गया। अच्छा 25 और 10 का एलसीएम होगा 50, 10 पचे 50, 5 कम 5 हो गया, माइनस का 25 दूनी 50, 2 1 कम 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 5 में से 2 गए, 3/50 बराबर 1/v, अगर v निकालोगे तो 50/3 हो जाएगा, अभी हमने भाग दिया था, 16.67 सेंटीमीटर v आ गया। यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, और यहाँ पे कहीं पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। किनारा आरेख बन गया, v का मान आ गया आपका, नोट कर लीजिए। फिर कह रहा है साइज बताना है। अच्छा साइज के लिए क्या करेंगे, साइज के लिए फार्मूला होता है बेटा, सुनिएगा, I/O बराबर माइनस का V/U। अच्छा माइनस का ये दर्पण के लिए प्लस का है, I हमको फाइंड करना है, O का मान 5 है, V का मान अभी निकाले हैं 16.67 और बटे U का मान कितना रखना है, 25 रखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये इसके साथ आ जाएगा, तो 25I बराबर 5 गुणे 16.67, ठीक है। यहां से I निकाल लो बेटा, तो ये हो जाएगा कितना, I निकालोगे यहां से, ये हो जाएगा 5 गुणे 16.67 और बटे में कितना 25 ना, 5 कम 5 25। इसको सॉल्व करके, यानी कि कमेंट जरूर करिएगा, I निकाल के तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, 7वां क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, करते रहिए आराम आराम से। चलो 7वें नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सवाल है, लेते हैं इसको, 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, कोई अवतल लेंस, अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब, किसी बिंब का प्रतिबिंब, बिंब का प्रतिबिंब, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता, प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है, दूरी पर बनाता है, बनाता है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, दूरी पर स्थित
है। किरण आरेख बनाइए, किरण आरेख बनाइए। अच्छा एक चीज है इसमें, अगर क्वेश्चन आएगा तो किरण आरेख के लिए जरूर पूछेगा, हम लोग समझेंगे इसको। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कोई अवतल लेंस, यानी जो फोकस दूरी है बच्चा ये 15 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस के बारे में बात कर रहा है तो ये माइनस में होगा, ठीक है। फिर समझो, बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लेंस प्रतिबिंब कितनी दूरी बनता है बेटा? 10 सेंटीमीटर दूरी पर, ये भी माइनस में होगा, बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, यू का मान आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले काम क्या होता है, हम यही निकाल लेते हैं। तो 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u लेंस का है फार्मूला, ये हुआ। f का मान माइनस का 15 बराबर 1/v का मान माइनस का 10 माइनस का u। बेटा इसको इधर लेके चले आओ तो 1/ माइनस का 15 इधर आएगा प्लस का 10 बराबर, एक काम कर लेते हैं बच्चा, एक मिनट। सबसे पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग, काम ये करते हैं बच्चा कि इस पूरे में दोनों तरफ हम लोग माइनस से गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा बराबर, ये भी प्लस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का, ये भी प्लस का 1/u हो जाएगा ना। यहाँ पे समझो, इसको इधर लेके चले आओ तो 1/15 माइनस इधर आएगा तो 1/10 हो जाएगा बराबर 1/u, ठीक है। अब देखो 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 15 और 10 कैल्शियम निकाल लो, शायद 30 होना चाहिए, निकाल लेते हैं हम लोग। 15 फिर 5 से 5 10 30 होगा, ठीक है। 30, 15 दूना 30, 2 1 कम 2 माइनस 10 33, 3 1 कम 3, तो 2 से ये गए माइनस का 1/30 बराबर 1/u। u का मान आ गया माइनस का 30, u का मान कितना आ गया? माइनस का 30। अब आओ किरण आरेख खींच लेते हैं सुंदर सा, है ना। किरण आरेख खींच लेते हैं बेटा, किरण आरेख खींचना पड़ेगा ना। यहां समझो क्या कह रहा है, अवतल लेंस है तो बच्चा अवतल लेंस हम लोग पहले बना लेते हैं। ये क्या है? अवतल लेंस है, ठीक है। ये इसके ऑप्टिकल पॉइंट हो गए ना। फोकस दूरी कितना कह रहा है? 15 सेंटीमीटर। हम लोग 15 सेंटीमीटर का कोई एक फोकस दूरी खींच लेते हैं, ये 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि यू कितना आ रहा है? 30, यानी कि जो वस्तु रखी गई है वो वक्रता केंद्र पे रखी गई है। इसकी यू की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अभी आया है ना ये, ठीक है। और v 10 है, यानी यहाँ पे रखा है। पहली किरण ऐसे गई बच्चा, ये ऐसे चली जाएगी क्योंकि ये क्या करता है? फैला देता है। और फिर ये जब वापस आएगा तो ये फोकस से होके चला जाएगा ऐसे। दूसरी किरण ऑप्टिकल पॉइंट से लेके जाएंगे, सॉरी थोड़ा सा तिरछा बन रहा है क्या, ये से तो यहाँ पे काटा, ये देखो। अगर ये पूरा 15 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। ये बन गया किरण आरेख। समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लीजिए, 7वें नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। अच्छे से करते रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे, मैं आपको कराऊंगा अच्छे से एक एक क्वेश्चन। टाइम कितना भी लगे, टाइम मायने नहीं रखता बेटा, आपका रिजल्ट मायने रखता है। आप रिजल्ट बेहतर लेके आओ, सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ बहुत अच्छी हो जाएंगी। रिजल्ट अच्छा लेके आओ, और मैं आपको रेगुलर पढ़ाऊंगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ चल रही थी, आप सारी प्रॉब्लम दूर कर दिए, हम सारी प्रॉब्लम दूर हो गई है। मैं आपको दूंगा अच्छे, और मैंने विद्युत के लिए भी सीरीज बना रखी है। आपको 1 से 2 दिन के अंदर पूरा इलेक्ट्रिक करंट, यानी इस पूरे चैप्टर को खत्म करने वाला हूं, विद्युत पूरी पढ़ा दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर। ये खत्म कर दें, हो गया होगा ना? रोक के नोट कर लिया करो, ठीक है बेटा लोग सब अच्छे से। चलो 8वें नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बोल दूं क्या मैं? तब तक आप लिख भी लो साथ में, ठीक है। लिखो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा? सवाल क्या कह रहा है बेटा, फिर से एक बार सुन लो। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। वाह, सवाल अच्छा है दोस्त, करके दिखाओ, मैसेज करो तुरंत, कमेंट करो करके, अगर कर लेते हो तो ठीक। बाकी आई करते हैं, सवाल नहीं लिखेंगे, बोल दिए हैं
तो 8वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी है तो प्लस में होगी 50 सेंटीमीटर। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो 2 गुना है, यानी m का मान है 2, इसको गुना से लिख दो, ठीक है, m का मान है, यानी कि लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा, u का मान हमको नहीं पता। चलो यहां समझो, हमको m बराबर पता है v अपान u होता है, m का मान 2 रखा, 2 दिया गया है v अपान u। अगर मैं बेटा v निकालूं v बराबर हो जाएगा 2u, है ना। तो आप करते हैं इसको 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। f का मान कितना है 50 सेंटीमीटर बराबर v की जगह कितना रख दें 2u रख दें और माइनस का u। इधर देखो बेटा, इसमें कॉमन एलसीएम क्या आएगा, 2u एलसीएम आएगा, है ना, 2u एलसीएम आएगा। यहाँ पे कितना आ गया 1 आ जाएगा, माइनस u खत्म 2 आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो 1/50 बराबर 1 नहीं, यहाँ देखो 2 से 1 गए तो माइनस का 1 कितना आ गया 2u आ गया, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा तो ये हो जाएगा 2u बराबर माइनस का 50, यानी u का मान निकालोगे हो जाएगा माइनस का 50/2, यानी u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर, ये आ गया। यानी हमको लेंस से कितनी दूरी पर रखना है, माइनस का 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना है। और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में आती, देखो आ गए। 90वें नंबर का सवाल बोल दे रहा हूं, जल्दी करिए, कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। भैया यहाँ पे दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष 9वां और 10वां में समझा देता हूं। देखो एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, बेटा समझ लो थोड़ा सा। दोष नॉर्मली तो 4-5 टाइप के होते हैं, लेकिन हमारे जो बुक में क्लास 10th के बच्चों को 3 टाइप के दोष पढ़ने हैं। दूर दृष्टि दोष एक पढ़ना है, निकट दृष्टि दोष, अब एक पूछ लेता है कभी कभी जरा दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। बाकी मैं आपको बता दूं, एक होता है वरांध्रता और एक होता है आबिंदुता, यानी 5 टाइप के दोष होते हैं नॉर्मली आंख में, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष क्या होता है ये समझ लो। दूर दृष्टि दोष मतलब होता है बेटा कि दूर में कोई दोष नहीं है, दोष कहां है, निकट में। दूर दृष्टि दोष का मतलब ये हुआ, ठीक है, दूर में कोई दोष नहीं है, दोष कहां है, निकट में। आई बात समझ में, यानी कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, है ना। और इस दोष का कारण क्या होता है बेटा, मेनली तो ये समझना है आपको कारण क्या होगा। सुनिएगा मेरी बात भैया, ये समझो, ये है स्वास्थ्य नेत्र, थोड़ा समझ लेना, ये है स्वास्थ्य नेत्र, है ना। अब क्या होगा, स्वास्थ्य नेत्र का मतलब अगर यहाँ पे प्रतिबिंब बना बच्चा, तो ये जा रही प्रकाश की किरण, ये रेटिना पे काटेगी, है कि नहीं, रेटिना पे क्या करेगी, काट देगी, तो ये क्या बनेगा, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि थोड़ा दोनों को समझ लो, मैं कारण दोनों मतलब एक ही फिगर से दोनों को समझाने की कोशिश कर दूंगा, बता दूंगा, मेरी बात सुनिएगा। मान लो ये कोई एक ऐसी नेत्र है, ठीक है, अब आपको पता करना है कि ये कैसी नेत्र है ना, ये कैसी नेत्र है। सुनिएगा मेरी बात आराम से बेटा, सुनो। जैसे कि मान के चलो ये कोई वस्तु है ना, ये अब यहां से कोई प्रकाश की किरण गई ना, आपने क्या देखा, ये कहां काट दी, रेटिना के बाहर काट दी। रेटिना के बाहर काटने का मतलब क्या हुआ कि भैया इसके गोले का व्यास कम हुआ होगा, गोले का व्यास क्या कम हुआ होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या कम हुई होगी, लेकिन फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, यानी गोले का व्यास कम हुआ होगा, कम हुआ तो त्रिज्या क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या क्या हो गई बेटा, ये भी कम हो गई, लेकिन क्या बढ़ गई, फोकस दूरी बढ़ गई। फोकस दूरी बढ़ गई तो कौन सा दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष। दूर में कोई दोष नहीं, यहां तक प्रतिबिंब बनेगा, और दोष कहां है, निकट वाली, यानी कि कहीं भी रखा होगा, यहां से यहां तक वस्तु कहीं भी निकट पास में रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। आई बात समझ में,
इसे दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बेटा, इसके लिए हमको एक क्या लाना पड़ेगा, उत्तल लेंस लाना पड़ेगा। ये क्या करेगा, किरणों को मोड़ देगा और ये किरणें जो बाहर काट रही है रेटिना पे काट रही है। इसका निवारण भी समझ में आ गया कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में हमेशा हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं, उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का यूज करते हैं। ये करता क्या है कि जो रेटिना के बाहर किरणें काट रही होती हैं उनको रेटिना पे कटवा देता है, जिससे हमें पास की वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखने लग जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? आओ अब हम समझते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होता है बच्चा। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, एकदम आराम से समझ में आएगा, मेरी बात सुनिएगा। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा बच्चा कि ये हमने बना दिया एक नेत्र, अभी हमको नहीं पता किसमें क्या है ना, हमने क्या किया, ये देखा ना, हमने क्या देखा कि ये प्रतिबिंब है, ये आई, ठीक है, निकट दृष्टि दोष। अब इसने क्या किया, यही काट दिया, रेटिना के पहले काट दिया। हमने क्या देखा, इसका मतलब सर रेटिना के पहले काट दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके गोले का व्यास तो बढ़ गया होगा, गोले का व्यास बढ़ गया, जिससे इसकी वक्रता त्रिज्या, यहां पे व्यास क्या हो गया बच्चा, बढ़ गया, वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये घट जाएगी, कम हो जाएगी फोकस दूरी। तो क्या होगा, जो किरणें होंगी बाहर न काट के रेटिना के पहले काट देंगे, जिससे कि पास की वस्तु तो दिखाई पड़ेगी परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ेगी। आपको क्या समझना है, निकट दृष्टि, निकट में कोई दोष नहीं बच्चा, मतलब इनका नाम थोड़ा उल्टा है, निकट दृष्टि, निकट की दृष्टि सही है, दोष कहां है, दूर, यानी निकट दृष्टि दोष, निकट में कोई दोष नहीं है क्योंकि ये रेटिना पहले काट दी, दिखाई पड़ेगा, लेकिन रेटिना के बाहर यानी कि दूर की वस्तु यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगी। इसके लिए हम क्या लाएंगे, एक अवतल लेंस लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, अवतल लेंस। ये क्या करेगा, किरणों को फैला देगा और ये जो किरण पहले काट रही थी ये रेटिना पे काट देंगे। समझ में आया कि नहीं आया, इतनी चीजें नोट कर लो, कारण निवारण बहुत अच्छे से एनालिसिस करके अच्छे से लिख डालो बेटा लोग। हम मिलते हैं एक अच्छे से सेशन में, एक अच्छी सी क्लास में, और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज लेके आता हूं, एकदम खतरनाक क्लास, और विद्युत पूरा खत्म करता हूं उसमें, एकदम छान के क्वेश्चन लेके आऊंगा, करके आओ, विश्वास बना के आओ, अगर एक भी छोड़ के आइएगा तो कहिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, लोग डिजिटल पे पढ़ाते हैं, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे फीलिंग दिलाऊंगा एकदम मस्त तरीके से, आपको लगेगा कि हम क्लास कर रहे हैं, मजा आएगा एकदम पढ़ने में। और अभी क्लास 10 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अभी आप एग्जाम दे के आओ, मैं आपको क्लास 11 की पूरी फिजिक्स एकदम डिटेल से पढ़ाने वाला हूं, मजा आएगा। अगर आपका एम है आईटी, नीट या अदर एग्जाम की तैयारी करना जिसमें फिजिक्स आती है, तो बच्चा पूरे मन से पढ़िए, बेस मैं दूंगा, और बेस फाउंडेशन अगर मजबूत है तो आप कहीं भी बुलंदी पे चढ़ जाएंगे। चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग का पढ़ाई पेपर बहुत अच्छा हो। चलिए, नमस्ते, जय हिंद, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट सेशन में।